विवेक हंसते हुए, झगड़ा हुआ है ना भाभी से? तो हस्बैंड वाइफ का गुस्सा हमेशा तीसरे बंदे पर ही उतरता है, जो अभी आप हम तीनों पर उतार रहे हो। आर्यन ने सुन हल्का सा मुस्कुरा देता है। सॉरी यार, तुम पर फ्रस्ट्रेशन निकाल दी। विक्रम मुस्कुराते हुए, कोई नहीं भाई, चलता है। वैसे अब आप भाभी से भी झगड़ा करने लगे। हंस, हाँ भाई, भाभी तो कुछ बोलती भी नहीं, अब आप उनसे भी झगड़ा करने लगे। आर्यन तीनों को घूरते हुए देखता है। आर्यन, भाभी के चमचों, तुम भी मेरी ही गलती निकालो, बिना बात जाने। अंश, बता ही दो, देख लेना गलती तो आपकी ही निकलेगी। आर्यन, अच्छा तो सुन, दादी से मिलने उसे वहाँ जाना है। जाने दूँ? एक बार मना कर दिया फिर भी बच्चों की जैसी जिद कर रही थी। विवेक, ऋषभ भाई ठीक कहते हैं, आप सिर्फ दिल की सुनते हो, दिमाग इस्तेमाल ही नहीं करते। आपको सच में छोटे बच्चे के जैसे समझाना पड़ता है, जैसे हमेशा ऋषभ भाई समझाते हैं। आर्यन विवेक को घूरते हुए, बेटा ज़्यादा इज्जत नहीं उतार रहा तू मेरी आज? विवेक दांत दिखाते हुए, सॉरी भाई, पर आप ही बताओ, हम जिसे अपना समझते हैं उसके आगे ही जिद करते हैं ना? आर्यन, हाँ तो? विवेक, आप भी तो भाभी से अपनी बातें मनवाते हो, क्योंकि आप भाभी के ऊपर अपना एक हक समझते हो। तो भाभी किसके आगे जिद करेंगी? पता है आप ही जिद पूरी करोगे उनकी। बचपन से तो कभी कोई जिद पूरी हुई ही नहीं। आर्यन, मैं तो उसको बोल तो रहा हूँ कि कुछ और मांग ले, सारी जिद पूरी करूँगा। ये नहीं कर पाऊँगा। विवेक, तो बताओ ना उन्हें कि क्यों नहीं कर सकते ये जिद पूरी, तभी तो समझेंगी। आर्यन विवेक को घूरते हुए, समझदार हो गया है तू तो। विवेक अपना कॉलर उठाते हुए, भाई मैं तो शुरू से समझदार हूँ, आपको समझ थोड़ा लेट आया। आर्यन मुस्कुरा देता है। अंश और विक्रम दोनों हंसने लगते हैं। आर्यन, वैसे ये चौथा नमूना कहाँ है? विवेक, वो तो गए, आंटी के साथ आज काजल भाभी के घर जाना था। आर्यन, ठीक है, फिर कुछ ऑफिस से रिलेटेड काम करने लग जाता है। इधर सेजल अकेले बैठी हुई थी। लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही जिद कर दी, तभी इतना भी गुस्सा हो गए मुझसे। मुझे जिद नहीं करनी चाहिए थी। अगर दादी से मिलने ले जा सकते तो मुझे ज़रूर ले जाते, पहले भी तो लेकर गए हैं। मैं ही कुछ ज़्यादा जिद करने लगी हूँ आजकल। मुझे उनसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। अब तो बात भी नहीं कर रहे मुझसे। नीचे जाऊंगी तो कहीं सबके सामने गुस्सा ही ना कर दें, तो कॉल ही कर लेती हूँ। गलती करी है तो सॉरी भी तो बोलूँगी। सेजल अपने फ़ोन से आर्यन को फ़ोन करती है, पर आर्यन फ़ोन नहीं उठाता। सेजल ने कई बार फ़ोन किया, पर आर्यन ने एक बार भी फ़ोन नहीं उठाया। सेजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लगता है ज़्यादा ही नाराज़ कर दिया मैंने इनको। मुझे नहीं करनी चाहिए थी ऐसी कोई जिद। बिन मांगे तो सब कुछ देते हैं मुझे, फिर क्यों मैंने ऐसी जिद करी? मुझे उनका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। वह मेरा इतना ध्यान रखते हैं, वे मेरी स्टडी आगे करवा रहे हैं, पापा का हक मुझे दिलवाया, मुझे एहसास दिलाया कि मैं भी इंसान हूँ जिसे जीने का, हंसने का हक है। फिर मैंने उनसे ऐसी जिद क्यों करी? ज़रूर कोई तो बात होगी कि उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने तो मुझसे ये भी कहा कि मैं कुछ और मांग लूँ, पर फिर भी मैं अपनी जिद पर अड़ी रही। फिर गलती तो मेरी ही है, पर अब तो मुझसे गुस्सा हो गए। अब तो बात भी नहीं करना चाहते मुझसे। सेजल काफ़ी देर तक ऐसे ही सोचती रहती है। रात को खाना खाकर सब सोने चले जाते हैं। आर्यन ऊपर रूम में आता है तो सेजल शॉपिंग से लाए कपड़े अलमारी में रख रही थी। आर्यन बिना कुछ बोले जाकर बेड में लेट जाता है। आर्यन मन में, लगता है गुस्सा है, एक बार काम खत्म कर ले तो समझाऊं प्यार से। आर्यन आंखें बंद करके लेट जाता है। थोड़ी देर बाद आंख खोलता है तो सेजल रूम में नहीं दिखती। वो चौंक कर खड़ा हो इधर उधर देखता है तो रूम में सेजल नहीं होती। वो रूम के बाहर आकर देखता है तो सेजल दीवान पर लेटी लेटी रो रही थी। आर्यन दीवान में ही सेजल के साथ एक ही चादर के अंदर घुसकर लेट जाता है। सेजल ये देख उठकर बैठ जाती है। आर्यन उसके साथ ही बैठ जाता है। आर्यन पीछे दीवार से टेक लगा, पीठ का सहारा लेकर बैठते हुए, ये अच्छा है तुम्हारा, पहले बात भी ना समझो फिर गुस्सा भी करो। सेजल, मैं कहाँ गुस्सा हूँ, आप ही गुस्सा हो मुझसे। आर्यन, हाँ तुम्हें गुस्सा था तो तुमने मुझे मनाया, तुम तो खुद ही रूठ कर बैठ गई। सेजल, इतने तो फ़ोन किए आपको मैंने। आर्यन, कब? सेजल, जब आप नीचे बैठे हुए थे। आर्यन मुंह फुलाते हुए, कोई फ़ोन नहीं किया सेजल तुमने मुझे। सेजल, फ़ोन चेक कीजिए अपना। आर्यन फ़ोन ढूंढने लगता है। उसको याद आता है कि वह जब अंदर कमरे में लेटा था तो उसने फ़ोन वहीं तकिए के नीचे रख दिया था। वह अंदर जाकर फ़ोन उठाकर लाता है।
देखता है तो उसमें 20 से 25 मिस्ड कॉल सेजल की होती हैं और फ़ोन साइलेंट मोड पर होता है। सेजल उसी को देख रही थी। आर्यन, सॉरी, वह फ़ोन साइलेंट मोड पर कब चला गया पता ही नहीं चला। सेजल ने सुन आर्यन को देखते हुए, आई एम सॉरी, कान पकड़ते हुए, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसी कोई जिद नहीं करूँगी, पर प्लीज़ गुस्सा मत होइए। अब आप भी अगर मुझसे बात नहीं करेंगे तो मैं किससे बात करूँगी? दादी के बाद आप ही हैं जिसने पहली बार मुझे एहसास दिलाया है मेरा भी कोई अपना है जिससे मैं बात करती हूँ। बोलकर सेजल रोने लग जाती है। आर्यन चौंकते हुए सेजल को देख रहा था। उसे तो लग रहा था कि सेजल उससे गुस्सा है, पर यहाँ सेजल सोच कर बैठी है कि आर्यन सेजल से गुस्सा है। आर्यन सेजल के आंसू पोंछता हुआ, मैं क्यों होने लगा तुमसे गुस्सा यार? बस थोड़ा गुस्सा आ गया था जब तुम बात नहीं मान रही थी बस। एक तो ना, तुम सबसे पहले ये रोना बंद करो। मुझसे नहीं देखे जाते तुम्हारे आंसू, समझी तुम? और हाँ, तुम्हें वहाँ इसलिए नहीं भेज सकता क्योंकि यार मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है कि मैं तुम्हें तकलीफ देने वालों को अपने सामने बर्दाश्त कर सकूं। सीरियसली यार, मैं जैसा हूँ वैसा ही दिखता हूँ। मुझे नहीं आता प्यार भरी बातें करना या तुम्हें वहाँ भेजकर फिर से तुम्हें उस दर्द का एहसास दिलाऊं। मेरे जो मुंह में है वही दिल में है। प्लीज मत करना वहां जाने की जिद, प्लीज। सेजल आंसू पोंछते हुए, नहीं करूंगी, पर आप भी मुझसे गुस्सा नहीं होंगे? आर्यन, बिल्कुल नहीं। सेजल आर्यन को देखती रहती है। आर्यन नॉर्मल होता हुआ, दवाई लगा ली? सेजल नामे से दिला देती है। आर्यन अपने हाथ आगे करता है। सेजल समझ जाती है कि आर्यन दवाई मांग रहा है। सेजल नजरें झुकाते हुए, मैं लगा लूंगी। आर्यन सेजल को देखता हुआ, क्यों, कुछ गलत तरीके से छुआ मैंने कल? सेजल नामे से दिला देती है। आर्यन सवालिया नजरों से सेजल की तरफ देख, ट्रस्ट नहीं मुझ पर? सेजल आर्यन की तरफ देखते हुए, खुद से भी ज्यादा ट्रस्ट है आप पर। आर्यन, फिर? सेजल कुछ नहीं बोलती। आर्यन, खुद लगा लोगी? सेजल, कोशिश करूंगी। आर्यन, कल की थी ना कोशिश, लगा पाई? सेजल नामे से रिला देती है। आर्यन, प्रॉमिस, कुछ गलत नहीं करूंगा। सेजल उठकर रूम में जाती है। आर्यन भी पीछे पीछे रूम में आ जाता है। सेजल वहाँ ड्रॉर से दवाई निकालकर आर्यन को देती है। आर्यन ने जैसे कल दवाई लगाई थी उसी तरीके से लगा देता है। आर्यन वही रूम में बेड पर लेट सेजल को भी लेटने का इशारा करता है। सेजल बीच में तकिया रखकर एक तरफ लेट जाती है। आर्यन सेजल की तरफ चेहरा कर लेटते हुए, बाहर दीवान पर क्यों गई थी सोने? सेजल, आप बात नहीं कर रहे थे? आर्यन, तो मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए बाहर से अंदर आकर सोता हूँ, तुम बाहर चली गई, ये तो गलत बात है ना? सेजल, सॉरी। आर्यन मुस्कुराते हुए, कोई नहीं, एक शर्त पर माफ़ी मिलेगी। सेजल, कैसी शर्त? आर्यन, कल सुबह गोभी के पराठे। सेजल मुस्कुराते हुए, जी। आर्यन, चलो सो जाओ, बोलकर आंखें बंद कर लेता है। सेजल को ना तो नींद आ रही थी और ना ही आज सोने के मूड में थी। वो 5 मिनट तक ऐसे ही आर्यन को देखती रहती है। फिर थोड़ी देर बाद आर्यन के कंधे पर अपनी एक उंगली से मारती है। आर्यन आँख खोलकर देखते हुए, क्या हुआ? सेजल मासूमियत से, नींद नहीं आ रही? आर्यन मुस्कुराते हुए, आ जाओ मेरी बाहों में, देखो कितनी सुकून की नींद आएगी। सेजल मुंह फुलाकर आर्यन को देखती है। आर्यन हंसते हुए, बोलो क्या करूं मैं? सेजल, मुझे घूमने जाना है। आर्यन चौंकते हुए उठकर बैठते हुए, हे, इस टाइम घूमना है तुम्हें? टाइम देखा है? फिर घड़ी की तरफ देखते हुए, 10 बज गए हैं, घूमना है? चलो सो जाओ। सेजल बिना कुछ बोले आंखें बंद कर लेट जाती है। आर्यन को अच्छा नहीं लगता। आर्यन को सोच सेजल का हाथ पकड़ उसे उठाते हुए, चलो मेरे साथ। सेजल, पर कहाँ? आर्यन, चलो पहले, कहते हुए उसे पकड़कर नीचे लाकर कार में बैठाता है। फिर ड्राइविंग सीट पर खुद बैठकर कार स्टार्ट कर घर से बाहर निकलता है। सेजल, कहाँ जा रहे हैं हम? आर्यन मुस्कुराते हुए, लॉन्ग ड्राइव। सेजल सोचती हुई, मासूमियत से, ये कौन सी जगह है? आर्यन तिरछी नजर से सेजल को देख, मजाक बना रही हो मेरा? सेजल नामे से हिलाते हुए, नहीं, मुझे सच में नहीं पता यह कौन सी जगह है। आर्यन अपने माथे पर हाथ मारता हुआ, अरे लॉन्ग ड्राइव कोई जगह नहीं है। लॉन्ग ड्राइव मतलब हम कार में बैठे बैठे शहर के दर्शन करेंगे दूर तक। सेजल आर्यन को मुस्कुराते हुए देखती है। आर्यन, वैसे ये बताओ, डर तो नहीं लग रहा? सेजल, किस चीज का डर? आर्यन थोड़ा डराने के अंदाज में,
मेरे साथ अकेली रात को सुनसान रास्ते पर मैं कुछ गलत कर दूं तो, या कोई रास्ते में भूत चुड़ैल दिख जाए। सेजल ने सुनकर हंसते हुए, नहीं, आर्यन मुंह बनाते हुए, क्या यार, मैंने सोचा डर के मारे तो मेरा हाथ पकड़ लोगी, फिर तो लॉन्ग ड्राइव पर और मजा आ जाता, बोलकर सेजल की तरफ मुस्कुराते हुए देखता है। सेजल आर्यन की तरफ हैरानी से देखती है। आर्यन ने देख एक उम्मीद से सेजल की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। सेजल एक पल सोचकर फिर मुस्कुराते हुए नजर नीची कर आर्यन के हाथों के ऊपर अपना हाथ रख लेती है। आर्यन उस हाथ को कसकर पकड़ लेता है। अब गियर के ऊपर पहले सेजल का हाथ और फिर आर्यन ने सेजल का हाथ पकड़ा हुआ था। दोनों के हाथ एक साथ गियर बदलने का काम कर रहे थे। सेजल खिड़की से बाहर के नज़ारे देख रही थी। दोनों बिल्कुल शांत थे। आर्यन एक तरफ चाय वाला देखकर कार रोकता है। सेजल हैरानी से आर्यन को देखती है। आर्यन अपनी सीट बेल्ट खोलते हुए, अभी आया, तुम बाहर मत निकलना, ओके। सेजल हाँ में सिर हिला देती है। आर्यन बाहर से लॉक कर रोड पार कर चाय वाले से 2 चाय और एक बिस्कुट का पैकेट लेकर आता है। रोड वापस क्रॉस करते वक्त आर्यन की नज़र एक बाइक पर जाती है जिसमें 2 बंदे बैठे हुए थे। आर्यन को डाउट होता है कि यही रोहन के लगाए हुए किराए के बंदे हैं। आर्यन उसे इग्नोर कर कार में आकर बैठ जाता है। आर्यन कार के मिरर से देखता है तो वो आर्यन की कार पर ही नज़र गड़ाए हुए थे। आर्यन सेजल को चाय देकर कार से बाहर आकर अपने फ़ोन से किसी को कॉल करता है। 2 मिनट बाद कर कोई मैसेज करके वापस अंदर आकर बैठ कार अच्छे से लॉक कर लेता है। आर्यन और सेजल आराम से चाय पीते हैं। वो काफ़ी टाइम तक वहीं बैठे रहते हैं। करीब आधे घंटे बाद आर्यन कार का विंडो खोल पीछे की तरफ देख उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। आर्यन वापस कार स्टार्ट कर घर की तरफ चल देता है। सेजल एक छोटी बच्ची की तरह, मुझे और आगे जाना था आर्यन, बस अब और नहीं, बाकी कभी और चलेंगे, पक्का प्रॉमिस। सेजल मुस्कुराते हुए, ठीक है। आर्यन मुस्कुराते हुए सामने देखकर कार चलाता है। थोड़ी देर बाद उसे एहसास होता है कि सेजल ने उसका हाथ पकड़ा है। वो सेजल की तरफ देखता है तो वो सो चुकी थी। आर्यन के फेस पर यह देख एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। आर्यन घर पहुंचकर कार से उतर सेजल के साइड का दरवाज़ा खोलता है। सेजल की सीट बेल्ट को बिल्कुल आराम से खोलता है ताकि उसकी नींद खराब ना हो। फिर आराम से उसे अपनी बाहों में लेकर उसे ऊपर रूम में ले जाकर आराम से सुला देता है। सेजल गहरी नींद में थी तो उसे कुछ पता नहीं चलता। आर्यन सेजल को सुलाकर वहां से जाने लगता है तो देखता है कि सेजल ने तो कसकर उसका हाथ पकड़ा हुआ है। आर्यन वही सेजल को हल्का सा खिसकाकर उसकी बगल में लेट जाता है। आर्यन अपने दूसरे हाथ से ब्लैंकेट से दोनों को कवर करता है। अब नींद में ही सेजल ने अपने हाथों से आर्यन को कसकर पकड़ लिया। आर्यन को नींद नहीं आती। एक तो सेजल के इतना करीब सोने के कारण शर्ट नहीं उतार सकता और शर्ट के साथ नींद नहीं आएगी। दूसरा, सेजल उसके इतने करीब होकर सो रही थी तो उसकी धड़कनें ही काबू में नहीं थी। वो चुपचाप लेटे लेटे पूरी रात सेजल को ही निहारता रहा। सुबह के करीब जब आंखें भारी हो गईं तो अपने आप नींद आ गई। सुबह जब सेजल की नींद खुली तो खुद को आर्यन के बिल्कुल करीब सोता हुआ पाकर पहले तो वो घबरा गई थी। फिर उसने ध्यान दिया कि आर्यन ने नहीं, वही आर्यन को अपनी बाहों में लेकर सो रही थी। वो घबराकर आर्यन से हल्के से अलग होकर जल्दी से बाथरूम में घुस जाती है। सेजल अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को काबू में कर वापस बाहर आकर अलमारी से अपने कपड़े निकालने लगती है। पहले तो वो पहनने के लिए सूट निकालती है, पर फिर आर्यन की तरफ देख एक क्यूट सी स्माइल फेस पर लिए सूट वापस रख जीन्स निकालकर बाथरूम में घुस जाती है। इधर आर्यन भी उठ जाता है। बाथरूम का दरवाज़ा बंद देख समझ जाता है कि सेजल बाथरूम में है। वो उठकर बेड की बैक साइड से टेक लगाकर बैठ जाता है। आर्यन अपना फ़ोन चेक करने लगता है। थोड़ी देर में सेजल बाथरूम से बाहर आती है तो आर्यन की नज़र जैसे ही सेजल पर पड़ती है तो उसे देखता ही रह जाता है। सेजल ने ब्लैक कलर की छोटी सी कुर्ती के साथ जीन्स पहनी हुई थी। बाल गीले थे तो खुले ही थे। गोरे रंग में सेजल के ऊपर वैसे भी आर्यन को ब्लैक कलर बहुत अच्छा लगता है। आर्यन सेजल को देखता रह जाता है। सेजल आर्यन को खुद को यूं इस तरह से देखते हुए असहज महसूस कर रही थी। ये देख आर्यन मुस्कुराकर खड़ा हो सिर खुजाते हुए सेजल के करीब आकर, बहुत खूबसूरत लग रही हो आज।
सेजल आर्यन को मुस्कुराते हुए देखती है। आर्यन सेजल से अलग होकर अलमारी से कपड़े निकाल बाथरूम में घुस जाता है। सेजल भी जल्दी से बालों का जूड़ा बना किचन की तरफ भागती है और अपने आर्यन के फेवरेट गोभी के पराठे बनाना शुरू कर देती है। थोड़ी देर में विक्रम, विवेक और अंश नाश्ता करने ऊपर ही आ जाते हैं। तब तक आर्यन भी आ जाता है। सेजल भी उन्हीं के साथ बैठ नाश्ता करती है। नाश्ता कर अंश सेजल के साथ कॉलेज जाता है। आर्यन ने सेजल के लिए एक ड्राइवर लगवा दिया था। अंश सिर्फ सेजल की सिक्योरिटी के लिए गया था। जब तक सेजल कॉलेज में थी, अंश गेट पर ही कार में बैठा रहा। इधर आर्यन सेजल के जाने के बाद नीचे ऑफिस में पीछे बने कमरे में ऋषभ के साथ आता है। वहां पर दो बंदे कुर्सी से बंधे हुए थे, जिनके मुंह पर टेप लगी हुई थी। ये वही दो आदमी थे जो कल रात को आर्यन और सेजल का बाइक पर पीछा कर रहे थे। एक्चुअली आर्यन ने उस वक्त अंश को फ़ोन किया था और अपनी लोकेशन भेज दी थी। आधे घंटे तक वह कार में इसलिए बैठा रहा था कि अंश, विवेक वहां पर पहुंचकर उन आदमियों को पकड़ सकें। अंश, विवेक और विक्रम तीनों ने वहां पर पहुंचकर उन दोनों आदमियों के बिना पता चले पीछे की तरफ से उन पर गन तान कर पकड़ लिया और फिर कार में बिठाकर यहीं पर ले आकर बांध दिया था। आर्यन उनके सामने बैठते हुए विवेक की तरफ देख, मुंह से बोल फूटे इनके। विक्रम भाई, दोनों ने मुंह में पता नहीं क्या दबा रखा है, कुछ बोल ही नहीं रहे। सुबह से कितना खर्चा पानी ले लिया इन्होंने हमसे। हमने जो भी भाभी के बनाए पराठे खाए थे, सारे इनकी मेहमानगिरी पर निकल गए। आर्यन तो और खा ले। वैसे तू थक गया या ये? विवेक भाई, हम ही थक गए। इनका तो बाल भी बांका ना हुआ। देखो कैसे बैठे हैं नए नवेले दूल्हे की तरह। ऋषभ विवेक को देखते हुए, तू ना आर्यन के साथ रहना कम कर दे। तू भी इसी के जैसे पता नहीं क्या क्या एग्जाम्पल देने लगा है। विवेक दांत दिखा देता है। आर्यन ऋषभ को तिरछी नजर से देखता है। आर्यन अपनी गन निकालते हुए, तुम सबको सिर्फ बातें करनी आती हैं और मैं बातें कम, काम ज्यादा करता हूँ। वैसे इन दोनों की हिस्ट्री निकाली कुछ? विक्रम भाई, छठे हुए गुंडे हैं। इन दोनों के ही ऊपर मर्डर का इल्जाम है। एक बेल पर छूटा हुआ है, दूसरे के खिलाफ किसी ने गवाही नहीं दी। आर्यन मुस्कुराते हुए, चलो ये भी अच्छा है। अगर ये दोनों गायब भी हो जाएं तो कोई मुझे बददुआ तो नहीं देगा। आर्यन उन दोनों बंधे हुए आदमियों को घूरते हुए, किसने कहा था मेरा पीछा करने को? किसने दिए थे तुम दोनों को पैसे मुझे फॉलो करने के? बोलकर पहले आदमी के मुंह से टेप हटा देता है। पहला आदमी टेप के हटते ही, हमें नहीं पता, हम किसी का पीछा नहीं कर रहे थे। हम तो ऐसे ही घूम रहे थे वहाँ। तुम्हारे बाप का रोड थोड़ी ना है जो हमें वहाँ घूमने के लिए तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत हो। आर्यन ने तुरंत गन लोड की और बिना किसी सवाल जवाब के उस आदमी के मुंह के अंदर गन रख दी, उसे घूरकर दांत पीसते हुए, जितना पूछूं उतना जवाब दे। ज़्यादा फालतू ना सुनना पसंद करता है ये आर्यन, और ना ही बोलना। दूसरे आदमी की तरफ देखते हुए, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, किसके कहने से मेरी कार का पीछा कर रहे थे? जवाब दे या ये गया। दोनों आदमी बुरी तरह कांपने लग जाते हैं। पहला आदमी, जिसके मुंह में गन थी, वो इशारे से गन निकालने को बोलता है। आर्यन उसे घूरते हुए, गन निकलते ही मेरे मतलब की बात निकलनी चाहिए तेरे मुंह से, वरना ये गन अभी सिर्फ रखी है, चलाता बहुत मस्त हूँ। बोलकर गन उसके मुंह से निकालता है। आदमी छूटते ही, रोहन, रोहन ने तुम्हारी बीवी का पीछा करने के पैसे दिए हैं। बोलकर लंबी लंबी सांस लेता है। विवेक, क्या प्लान है उसका? आदमी, हमें वो नहीं पता। बस हर आधे घंटे में फ़ोन कर रिपोर्ट लेता है कि कहीं भी अगर अकेली दिखे तो उसे तुरंत खबर करनी है। ऋषभ, कल रात से कहाँ है फ़ोन तुम दोनों का? विक्रम भाई, वो तो हमने स्विच ऑफ कर दिया था। ऋषभ, ऑन कर और इसकी बात करवा उस रोहन से। आर्यन बिना कुछ बोले अपने केबिन में जाता है। थोड़ी देर बाद एक फाइल लेकर आकर विवेक के हाथ में रखते हुए, कल तक ये रोहन का बाप बर्बाद हो जाना चाहिए। विवेक मुस्कुराते हुए, बिल्कुल भाई। ऋषभ, यार पर इसमें उसके बाप का हाथ है या नहीं, ये तो हमें नहीं पता ना। आर्यन बिना ऋषभ की ओर देखे, तो उसके बाप को समझाया था ना ऋषभ, उसने नहीं मानी होगी अपने बाप की बात। आर्यन गुस्से में, तो मैं इंतजार करूं कि वो मेरी सेजल को नुकसान पहुंचाए? ऋषभ, पहले तो तू शांत हो जा। देख, एक बार हम रोहन से बात करते हैं, अगर फिर भी नहीं माना तो फिर तो हम देख ही लेंगे। विवेक से, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर ये सबूत बाहर आ गए तो कई और बिजनेसमैन भी जाएंगे काम से।
अभी थोड़ा टाइम रुक जा। ऋषभ विवेक से, इसे इसका फ़ोन दे, रोहन का नंबर मिलाकर ये बात करेगा। देखते हैं अभी कौन से बिल में छिपा बैठा है। विवेक उस आदमी का फ़ोन ऑन कर रोहन का नंबर मिलाता है, पर रोहन का फ़ोन कंटिन्यूअसली स्विच ऑफ जा रहा था। आर्यन गुस्से से वहाँ से निकल जाता है। वो सीधा ऑफिस से बाहर निकलकर जहाँ गाड़ियाँ खड़ी थी वहाँ जाता है। किसी भी गाड़ी में चाबी नहीं थी, तो वहीं पर अंश की बाइक खड़ी थी जिसमें चाबी लगी हुई थी। ऋषभ और विवेक जब तक उसके पास पहुंचते, आर्यन फुल स्पीड से बाइक चलाकर निकल गया। ऋषभ गुस्से से, एक तो यह लड़का किसी की सुनता नहीं, बाइक भी फुल स्पीड पर लेकर गया है। विवेक, यह रोहन आज नहीं बचेगा। ऋषभ, पहले मिलेगा तो बचेगा ना। विवेक, मतलब भाई? ऋषभ, 3-4 दिन से लापता है वो। तभी तो अभी मैंने सबूत बाहर निकालने से मना किया। तभी तो उस आदमी के नंबर से फ़ोन मिलवा रहा था। विवेक, फिर भाई? आर्यन भाई तो बहुत गुस्से में निकले हैं। ऋषभ, चल अभी देखते हैं, शाम तक आ जाएंगे, गुस्सा शांत होगा तो। विवेक, ठीक है भाई, इन दोनों बंदर की औलादों का क्या करना है? ऋषभ, पुलिस के हवाले कर दे जाकर। अच्छी खातिरदारी कर दियो इंस्पेक्टर की, ताकि ये दोनों बाहर ना आ सके। विवेक, ओके भाई। दोनों ऑफिस के अंदर चले जाते हैं। विवेक और विक्रम दोनों आदमियों को लेकर पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। विवेक और विक्रम पुलिस स्टेशन आ चुके थे। ये सब लगातार आर्यन को फ़ोन कर रहा था, पर आर्यन का फ़ोन बंद जा रहा था। थोड़ी देर में अंश और सेजल कॉलेज से आ गए। सेजल ऊपर रूम में चेंज करके बैठी थी। उसे लगा आर्यन ऊपर आएगा। जब काफ़ी देर तक वो नहीं आया तो वो नीचे गई। सेजल ऋषभ से, भैया ये कहाँ है? ऋषभ झूठ बोलते हुए, वो थोड़ा ज़रूरी काम से गया है, आ जाएगा थोड़ी देर में। सेजल सहमति में सिर हिलाकर वापस ऊपर चली जाती है। शाम की रात होने लग जाती है, पर आर्यन की कोई खबर नहीं होती। सेजल वापस नीचे आती है। चारों बहुत परेशान से बैठे हुए थे। सेजल समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। सेजल, भैया क्या बात है? सब ठीक है ना? ऋषभ, हाँ बिल्कुल। सेजल, तो ये क्यों नहीं आए अभी तक? प्लीज भैया सच बताइए। विवेक, भाभी, वो भाई गुस्सा होकर पता नहीं कहाँ चले गए हैं। सेजल के एकदम से आंसू निकलने लगते हैं। सेजल घबराते हुए, कहाँ गए हैं? अंश, पता नहीं भाभी, आप टेंशन मत लो, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, आप ऊपर जाओ। सेजल ऊपर ना जाकर वहीं बैठ जाती है, पर ध्यान उसका आर्यन पर ही होता है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। काफ़ी इंतजार करने के बाद ऋषभ कार की चाबी हाथ में लेते हुए, सेजल तुम टेंशन मत लो, अंश के साथ यहीं रुको, हम ढूंढने जाते हैं उसे। सेजल घबराते हुए, मैं भी चलूं? ऋषभ, कहाँ गया है पता नहीं, तुम यहीं रुको। तभी ऋषभ के नंबर पर किसी अनोन नंबर से कॉल आता है। ऋषभ उठाता है तो आर्यन था। ऋषभ, हेलो। आर्यन, ऋषभ। ऋषभ आवाज़ पहचान जाता है। ऋषभ गुस्से से बिना उसकी कोई बात सुने, साले कुत्ते, तुझे हमारी फिक्र तो है नहीं, कम से कम सेजल की तो फिक्र कर लेता। सेजल उम्मीद भरी नज़रों से ऋषभ को देखती है। उसका मन तो करता है कि ऋषभ से फ़ोन छीनकर अभी आर्यन की क्लास ले, पर अभी उसे ऋषभ से डर लगता है। आर्यन, ये बता, सेजल तो नहीं है वहाँ? ऋषभ एक नज़र सेजल पर डालकर फिर हल्के से, यहीं है। आर्यन, घबराइयो मत, वरना उसकी टंकी स्टार्ट हो जाएगी। उसे बिना बताए RS हॉस्पिटल आ जा। कुछ बोलियो मत, एक्सीडेंट हुआ है मेरा, मुंह बंद रखियो। सेजल के सामने। ऋषभ अपने आप को संभालते हुए, ठीक है आता हूँ। ऋषभ विवेक से, तू चल मेरे साथ। सेजल से, वो आर्यन की बाइक खराब हो गई है, हम लेकर आते हैं उसे, तुम ऊपर आराम से बैठो। अंश और विक्रम की तरफ देखते हुए, जरा तुम दोनों बाहर आओ, बोलकर बाहर कार के पास आकर खड़ा हो जाता है। ऋषभ अंश, विवेक और विक्रम को लेकर बाहर आता है। अंश, क्या हुआ भाई? आप जाओ विवेक के साथ, हम भाभी के साथ ही हैं। वैसे भाई का गुस्सा शांत है अब, मेरी बाइक तो सही करवा ही देंगे भाई। ऋषभ इधर उधर देख अंश को घूरते हुए, खबरदार जो तू बाइक को लेकर रोया तो, तेरी बाइक का तो पता नहीं, पर आर्यन का एक्सीडेंट हुआ है। कैसे? कितनी चोट लगी? कुछ नहीं बताया, बस हॉस्पिटल बुलाया है। तो मैं और विवेक जाते हैं, तुम दोनों यहीं रुको, सेजल को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, आर्यन ने मना किया है। अंश भाई आप जाओ, एक बार पहुंचकर बता देना कि भाई ठीक है या नहीं। ये सब विवेक के साथ कार में बैठते हुए, ठीक है। विवेक कार स्टार्ट कर हॉस्पिटल की तरफ कार मोड़ लेता है।
दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो आर्यन के बारे में रिसेप्शन पर पूछ आर्यन के पास पहुंचते हैं। आर्यन के सिर में पट्टी बंधी हुई थी, पैर में हल्की चोट थी तो पट्टी बंधी हुई थी, सीधे हाथ में प्लास्टर लगा हुआ था। सब घबराते हुए, कैसे लगी? आर्यन रोहन का पीछा करते हुए। ऋषभ घबराते हुए, कहाँ मिला वो तुझे? आर्यन घर में ही छिपा बैठा था अपने, भाग गया साला। उसका पीछा करते करते बाइक का बैलेंस बिगड़ गया और मैं गिर गया। फ़ोन भी टूट गया तो बता नहीं पाया। अभी किसी का फ़ोन लेकर तुझे कॉल किया। ऋषभ उसके घर क्या करने गया था? आर्यन ऋषभ को घूरते हुए, हलवा पूरी खाने। ऋषभ आर्यन को घूर कर देखते हुए, सीरियस मैटर पर बात कर रहा हूँ। आर्यन तो शुरू भी तो तूने किया। मुझे भी मजाक करने का शौक नहीं है इस वक्त। तुझे नहीं पता क्या करने जाऊंगा उसके घर? उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं मुझे। सिर्फ तेरे कहने से उसके बाप को बर्बाद नहीं कर रहा अभी मैं। ये सब ये बता, उसके बाप को बर्बाद करने से क्या रोहन चुप हो जाएगा? वह नहीं करेगा ऐसी गलती, छोड़ देगा सेजल का पीछा। हो सकता है उसका बाप भी फिर भी रोहन का साथ दे। हमें अभी उनके बारे में नहीं, सेजल के बारे में सोचना है। आर्यन झुंझलाते हुए गुस्से से, तो क्या करूं मैं? चुपचाप बैठकर ताली बजाऊं या सेजल के साथ कुछ गलत होने तक का इंतजार करूं? ऋषभ, चुप बैठने को नहीं बोल रहा मैं। बस कुछ कैसे भी करके इन दोनों बाप बेटे को ठिकाने लगाना पड़ेगा। तब तक हमें सेजल का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, सेफ्टी का। आर्यन ऋषभ को घूरते हुए, तुझे सेजल की सिक्योरिटी के लिए भी तो बोला था। ऋषभ, वो ऑलरेडी सुबह से सेजल के साथ ही कॉलेज गए। कॉलेज से आए अभी भी घर के बाहर पहरा दे रहे हैं। वो इस तरीके से काम कर रहे हैं कि किसी को भी पता ना चले। इवन अभी अंश को भी नहीं पता। आर्यन ठीक है फिर ऋषभ, चले अब घर। आर्यन, बिल मेरा बाप भरेगा हॉस्पिटल का। ऋषभ आर्यन को घूरते हुए, अब समझा बेटा, हमें तो तूने बिल देने के लिए ही बुलाया होगा, है ना? आर्यन, और नहीं तो क्या। इतना बड़ा एक्सीडेंट थोड़ी ना हुआ है कि अकेले घर नहीं आ सकता था। मैं तो जल्दीबाजी में कुछ भी लेकर नहीं निकला था घर से, ना वॉलेट ना एटीएम कार्ड, तो हॉस्पिटल का बिल कैसे भरता? इसलिए तुझे फ़ोन किया। विवेक भाई, मैं बिल भर कर आता हूँ। ये सब ठीक है, सुन आज को भी बता दियो। विवेक, ओके भाई, बोलकर रूम से बाहर निकल जाता है। आर्यन ऋषभ से, ये बता सेजल ठीक है? ऋषभ, ठीक है बेटा, अभी तो तू घर चल, बताएगी तुझे अच्छे से। जब से कॉलेज से आई है तब से परेशान बैठी है, रोए जा रही है तेरे लिए। आर्यन खुशी से, सच्ची? ऋषभ उसे घूरते हुए, वो रो रही है, खुशी से नाच नहीं रही जो तू इतना खुश हो रहा है। आर्यन, अरे तू नहीं समझेगा, खुशी इस बात की है कि उसे मेरी फिक्र हो रही है। ये सब आर्यन को बुरी तरीके से घूरता है। चलिए अब। आर्यन उसे हाथ देता हुआ, तो चलना, हॉस्पिटल वालों ने कौन सा मुझे गोद ले लिया जो यहीं पर रहूंगा। सब आर्यन को घूरता हुआ उसका हाथ पकड़कर बाहर लेकर आता है। तब तक विक्रम भी पहुंच जाता है। तीनों घर पहुंचते हैं। सेजल और अंश घर पर नहीं थे। ऋषभ उसे ऊपर रूम में ही लिटा देता है। आर्यन विक्रम से, सेजल कहाँ है? ये अंश भी नहीं दिख रहा। विक्रम भाई प्लीज गुस्सा मत करना, भाभी का मन नहीं मान रहा था, उनका मन घबरा रहा था आपको लेकर, तो भाभी अंश को लेकर मंदिर गई हैं, आती होंगी। ऋषभ, ठीक है, कोई नहीं। आर्यन से, तेरे लिए ही गई है ना, उसकी सेफ्टी का भी इंतजाम किया हुआ है, तो तू घबरा मत। आर्यन, ठीक है, पर रात को कौन से भगवान गेट खोलकर उसका इंतजार कर रहे होंगे? ऋषभ आर्यन को घूर कर, शर्म कर ले कुछ तो, सोच लिया कर कुछ बोलने से पहले। बाहर से ही मत्था टेक कर आ जाएगी, मन को कुछ शांति मिलेगी उसे इससे। आर्यन मुंह फुलाते हुए, हाँ। ऋषभ आर्यन को ऊपर लिटा आराम करने को बोल नीचे चला जाता है। थोड़ी देर में सेजल आती है। नीचे ऋषभ को देख, भैया ये आ गए। ऋषभ, हाँ, वो ऊपर ही हैं। सुनो, मैंने किचन में तुम दोनों का खाना रखवा दिया है, विक्रम को बोलकर। हम सब का खाना नीचे ही रखा है, तुम खाकर आराम कर लेना। मैं घर नहीं जा रहा, कुछ ज़रूरत हो तो बुला लेना। सेजल सहमति में सिर हिलाकर ऊपर चली जाती है। हंस ऋषभ से, भाई कैसे हैं? ऋषभ उसे सारी बात बताता है। विक्रम, भाई एक बात समझ नहीं आई, आपने उन दोनों का खाना ऊपर क्यों रखवाया? साथ में खाते ना सब। विवेक विक्रम को घूरते हुए, बेअकल, अभी तो कम से कम 1 घंटा भाभी भाई की क्लास लेंगी, फिर दोनों को सोचेंगे खाने के बारे में। हम बेफालतू में कबाब में हड्डी भी बनेंगे, और तब तक हम क्यों भूखे बैठें? ऋषभ मुस्कुराते हुए,
आई बात समझ में? विक्रम मुस्कुराते हुए, आ गई बात समझ। अब खाना खाएं, बहुत भूख लगी है। चारों खाना खाते हैं। इधर सेजल रूम में आर्यन को देखकर घबरा जाती है। आर्यन वहीं बेड पर आंखें बंद किए हुए पीठ टिकाए बैठा हुआ था। सेजल आर्यन के पास बैठ रोते हुए, आपको चोट कैसे लगी? ऋषभ भैया ने तो कुछ नहीं बताया। आर्यन सेजल की आवाज़ सुन आंखें खोल सेजल की तरफ देखता है। आर्यन पूरी बात सुन, घबराओ मत, हल्का सा एक्सीडेंट था। तुम घबरा जाती हो, इसलिए मैंने ही ऋषभ को मना किया था तुम्हें बताने को। और देखो, थोड़ी सी तो चोट लगी है। सेजल, इसे आप हल्का सा एक्सीडेंट बोलते हो? थोड़ी सी चोट लगी है ये। आर्यन सेजल के गालों को टच करते हुए, कहा ना मैं ठीक हूँ। सेजल आर्यन को देख रोती रहती है। आर्यन सेजल से, यार तुम ना रोना बंद करो, वरना मैं नीचे जा रहा हूँ। सेजल रोते हुए आर्यन को घूर कर देखती है। एक तो बिना बताए गायब हो जाते हो, ऊपर से डांट भी रहे हो। कहीं नहीं जाओगे आप, यहाँ से हिलने की जरूरत नहीं है, समझिए आप? जब देखो आप अपनी मन की करते हो। आर्यन तो यह सुनकर चौंक ही गया कि सेजल उसे डांट रही है, पर अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आर्यन मन में, अपना तो मान लिया है, तभी तो उस हक से डांट रही है। हाय, इसके तो डांट में भी चीनी घुली हुई है। इतने प्यार से तो मैं जहर भी पी लूं, ये तो सिर्फ डांट रही है। कहीं ना कहीं प्यार का आगाज तो हो गया है। सेजल आर्यन को मुस्कुराते देख रोते हुए, आप हंस रहे हैं? मुझे करनी ही नहीं आपसे बात। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है जब मुझे तकलीफ होती है। आपको बस डांटना आता है, ये भी नहीं बताया कि दर्द हो रहा है या नहीं। बस हंसे जा रहे हो। यह सुन आर्यन सेजल से गुस्सा होते हुए, खबरदार जो ये बोला कि मुझे तुम्हारी तकलीफ से फर्क नहीं पड़ता। सेजल रोते हुए, देखा, अभी भी डांट रहे हो। बचपन से मार और डांट तो खाती आई हूँ, आप भी डांट लो, आदत है मुझे तो। यह सुन आर्यन सेजल को हक कर लेता है। सॉरी यार, डांटना नहीं चाहता, पर यह मत बोला करो कि मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है, समझी? सेजल अपनी दोनों बाजुओं से आर्यन की पीठ पर अपनी पकड़ बना रोते हुए, पता है, जब भैया ने बताया कि आप किसी बात पर गुस्सा होकर निकल गए हो, तो कितना डर गई थी मैं। बचपन से आज तक जिस अपनेपन, लाड़ के लिए तरसी हूँ, वो आपने मुझे दिया। आपका साथ अच्छा अच्छा लगता है। आपकी चिंता हो रही थी कितनी, मन घबरा रहा था। आपके बगैर नहीं रह सकती मैं। आपको कुछ हो जाता तो? आर्यन के सुनते ही चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गई। उसके एक हाथ में तो प्लास्टर था, दूसरे हाथ से कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। पगली, कुछ नहीं हुआ ना? और तुम्हारी फिक्र थी तभी तो ऋषभ को मना किया। मुझे पता था तुम रोने लग जाओगी, तभी खुद बताना चाहता था, ताकि तुम्हें मैं संभाल सकूं। किसी और के समझाने से तो तुम संभलती नहीं। और हाँ, मैं भी नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। आई लव यू यार। यह सुन सेजल मुस्कुरा देती है। आर्यन वैसे ही हक किए हुए, इस एक्सीडेंट से तो ये अच्छा हुआ कि तुमने अपनी थोड़ी सी फीलिंग तो बता दी। सेजल कुछ नहीं बोलती, वो वैसे ही आर्यन को काफ़ी देर तक हक किए रहती है। सेजल थोड़ी देर बाद अलग होकर अपनी नज़र चुराते हुए आर्यन की चोट की तरफ देखते हुए, दर्द तो नहीं हो रहा? आर्यन मुस्कुराते हुए, ना, तुम्हारे इतने अच्छे हक से सारा दर्द भाग गया। सेजल तिरछी नज़र से आर्यन को देखते हुए, सच बताइए ना? आर्यन सेजल के करीब आकर, पेन किलर खाया हुआ है, नहीं हो रहा दर्द? सेजल आर्यन के सिर की चोट में हल्के से हाथ लगाते हुए, ज़्यादा लगी है ना? और आप कह रहे हो कि छोटा सा एक्सीडेंट था? आर्यन हंसते हुए, अरे फिक्र मत करो, ठीक हूँ, पक्का मैं। सेजल, खाना लगा दूँ आपको? आर्यन सहमति में सिर हिला देता है। सेजल एक ही प्लेट में खाना डालकर लाती है। आर्यन को तो बहाना चाहिए था सेजल के हाथ से खाना खाने का। वो अपना प्लास्टर वाला हाथ दिखा देता है। सेजल उसे अपने हाथ से खाना खिलाती है। आर्यन खाना खाकर दवाई खाकर लेट जाता है। सेजल भी आकर आर्यन के बगल में लेट जाती है। दोनों के बीच तकिए की दीवार थी। आर्यन, अच्छा सॉरी, वो मैं बताना भूल गया। मैंने दादी को कहा था यहीं आकर रहने लगे, पर बेटी का घर छोड़कर आना नहीं चाहती, तो मैंने दादी को बोल दिया है कि जब भी तुम्हें मिलना होगा, या तो दादी को यहीं ले आएंगे या फिर कहीं बाहर में लेना, पर तुम उस घर में जाने का नाम नहीं लोगी। सेजल, ठीक है। आर्यन, हाँ, तो कल दादी को यहीं ले आएगा अंश। सेजल खुशी से सिर हिला देती है। सेजल, सो जाइए अब आप। आर्यन को दवाई के असर से नींद आ रही थी, इसलिए वो जल्दी सो जाता है। सेजल को भी थोड़ी देर में नींद आ जाती है।
अगले दिन सेजल कॉलेज नहीं जाती। आर्यन उसे बार बार बोलता है, पर अब ये सेजल आर्यन के सामने अपनी थोड़ी बहुत मनमानी करने लगी थी। जब तक आर्यन की चोट ठीक नहीं होती है, सेजल कॉलेज नहीं गई। ऋषभ सेजल के कॉलेज में जाकर बात कर आया था। अब ऋषभ की भी शादी की डेट नज़दीक आ रही थी। दादी भी अब यहीं पर आकर मिल जाती थी सेजल से। आर्यन की चोट अब काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी थी। सेजल आज कई दिन के बाद कॉलेज गई थी। आर्यन नीचे ऋषभ के साथ ऋषभ के केबिन में बैठा हुआ था। अंश अंदर केबिन में आते हुए, भाई वो सेजल के चाचा आए हैं आपसे मिलने। आर्यन, मना कर दे, मुझे नहीं मिलना। अंश, भाई उन्हें रोहन के बारे में कुछ बात करनी है। आर्यन रोहन का नाम सुनकर बेश अंश विजय को लेकर अंदर आता है। विजय चेयर पर बैठते हुए, आर्यन मुझे पता है जो मैंने सेजल के साथ किया वो गलत था। आर्यन अपना एक हाथ आगे कर रुकने का इशारा कर चेहरे पर सख्त भाव लाते हुए, माफी की उम्मीद मत रखना, अगर यही बोलना है तो जा सकते हो। विजय, रोहन की बात है। आर्यन, क्या? विजय अपनी और रोहन के बीच की हुई सारी बात बता देता है। आर्यन का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। अपनी कुर्सी को धक्का मार खड़े होते हुए विजय का कॉलर पकड़ लेता है। ऋषभ और अंश विजय का कॉलर छुड़वाने की कोशिश करते हैं। आर्यन विजय का कॉलर पकड़े हुए, इतना नीचे गिर सकता है तू? तुझे प्रॉपर्टी चाहिए ना? मैं देता हूँ तुझे। निकल जा सेजल की जिंदगी से। ऋषभ आर्यन से, आर्यन छोड़ इसे, इसे अपनी गलती का पछतावा है, तभी तो हमें सारी बात बताने आया है। छोड़ पहले। आर्यन आर्यन विजय का कॉलर छोड़ टेबल पर हाथ मारकर विजय की तरफ पीट करके खड़ा हो जाता है। विजय, मुझे पता है मुझ जैसा नीच कोई नहीं होगा। ये बात मुझे तब समझ आई जब मेरी बेटी की इज्जत पर बात आई। बोलकर नजरें नीची कर लेता है। ऋषभ विजय की तरफ देखते हुए, तुमने बात की उसके बाद रोहन से? विजय, करी थी, पर वो किसी भी कीमत पर सेजल को पाना चाहता है। ऋषभ, कहाँ मिलेगा वो अभी? विजय, पता नहीं, उसके बाप को भी नहीं पता, इसलिए तुम्हें सारी सच्चाई बताने आ गया। अब तुम ही कोई तरीका निकालो। ऋषभ, ठीक है, तुम जाओ। विजय हामे से रिलाकर चला जाता है। ऋषभ आर्यन को देखता है, जिसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। सब आर्यन के कंधे पर हाथ रखता है। आर्यन तुरंत आंसू पहुँच, मुझे सेजल के साथ होना चाहिए अभी, बोलकर केबिन से बाहर जाने लगता है। ऋषभ, तू फिक्र मत कर, वो सेफ है अभी, कॉलेज में ही होगी। मुझे लगता है इस रोहन के बाप से मिलना चाहिए हमें। आर्यन, पर सेजल? ऋषभ, गार्ड है ना वहाँ? फिर आज तो विवेक और विक्रम दोनों ही हैं, कुछ भी गड़बड़ होगी तो संभाल लेंगे। आर्यन, चल फिर, आज तो इसके बाप से आखिरी बार पूछूंगा कि कहाँ है वो रोहन। ऋषभ, चल। आर्यन और ऋषभ दोनों रंजीत मेहरा रोहन के पापा के ऑफिस में जाते हैं। आर्यन और ऋषभ रंजीत मेहरा के ऑफिस में पहुंचे। रिसेप्शनिस्ट ने रंजीत मेहरा से मिलने को मना कर दिया। रिसेप्शनिस्ट, सर अभी मीटिंग में है, आपको वेट करना होगा। आर्यन रिसेप्शनिस्ट को घूरते हुए, यह बता मीटिंग कहाँ है? मेरे पास उनका इंतजार करने का टाइम नहीं है। रिसेप्शनिस्ट, बस सर, आप ऐसे विदाउट अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकते। आर्यन रिसेप्शनिस्ट को घूरते हुए, आर्यन ऐसे लोगों की अपॉइंटमेंट लेने में टाइम वेस्ट नहीं करता, बोलकर ऋषभ के साथ रंजीत के केबिन की तरफ जाने लगता है। रिसेप्शनिस्ट भागते हुए उसे रोकने की कोशिश करती है, पर आर्यन उसकी न सुनते हुए सीधा अंदर रंजीत के केबिन में घुस जाता है। रंजीत दो लोगों के साथ बैठा हुआ था। आर्यन को देखते रंजीत झट से खड़ा हो गया, और जो दो लोग बैठे थे वो भी आर्यन को अच्छे से जानते थे। वो दोनों भी आर्यन को देख चौंक कर खड़े हो गए। रिसेप्शनिस्ट पीछे से भागती हुई आई रंजीत को देखकर, सॉरी सर, मैंने मना किया था पर ये जबरदस्ती आ गए। आर्यन बिना रिसेप्शनिस्ट की बात सुने वहीं पड़ी चेयर पर बैठ जाता है, साथ में ऋषभ भी। रंजीत अपने हाथ के इशारे से रिसेप्शनिस्ट को जाने को बोलता है। आर्यन उन दोनों लोगों को घूर कर देखता है। एक आदमी, तुम पहले बात कर लो, हम बाहर वेट कर लेते हैं, बोलकर दोनों आदमी जल्दी से केबिन के बाहर आ जाते हैं। आर्यन रंजीत को घूरते हुए, तेरा बेटा कहाँ है? रंजीत चेयर पर बैठते हुए, मुझे नहीं पता। ऋषभ, देख सच बता दे, क्योंकि अगर कल तेरे बेटे को कुछ हो गया तो हमें मत बोलियो कि तुमने ऐसा क्यों किया। रंजीत थोड़ा सख्त आवाज में, अब तो रोहन यहाँ है भी नहीं, फिर क्यों उसके पीछे पड़े हो तुम? आर्यन अपने दांत पीसते हुए, क्योंकि तेरा बेटा मेरी सेजल के पीछे पड़ा है। आदमी लगा रखे थे उसने मेरी सेजल की पल पल की खबर लेने के लिए। रंजीत, मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं कर रहा,
आर्यन को यह सुन गुस्सा आ जाता है। सुन, अगर मेरा बस चलता तो तू अभी यहाँ नहीं रोड पर बैठा होता। कल तक का वक्त दे रहा हूँ तुझे। मुझे रोहन की लोकेशन बता या उसे इंडिया से बाहर भेज, हमेशा के लिए, ताकि सेजल पर उसकी परछाई तक ना पड़े। रंजीत, पर मुझे सच में नहीं पता कि वो कहाँ है। ऋषभ, तो तेरे बेटे की डिटेल निकलवा ले कैसे भी, क्योंकि अगर वो हमारे हाथ आया तो गया। चल आर्यन। आर्यन उठकर ऋषभ के साथ चल देता है। रंजीत किसी को फोन करता है। रोहन के आज की जर्मनी की टिकट बुक करवाओ। किसी भी हालत में वो मुझे यहाँ कल नहीं दिखना चाहिए, समझे। उधर से कुछ बोला जाता है। रंजीत फोन रख ऑफिस से निकल किसी होटल में जाता है। होटल के रूम में अब रंजीत और रोहन बैठे हुए थे। रंजीत, देखो तुम आज ही जर्मनी जा रहे हो। रोहन, बिना सेजल के कहीं नहीं जाऊंगा मैं, बस बोल दिया मैंने। रंजीत, तुम समझ नहीं रहे हो बेटा, आर्यन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। रोहन, पापा पर सेजल। रंजीत, एक बार आर्यन तुझे लेकर थोड़ा रिलैक्स हो जाए, फिर तू आ जाइयो वापस। मैं खुद तुझे सेजल से मिलवाऊंगा, ये प्रॉमिस है मेरा तुमसे। रोहन, ठीक है। रंजीत, चल तू एयरपोर्ट मेरे साथ, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। तेरे डॉक्यूमेंट्स लेकर मैनेजर तुझे वहीं मिलेगा। रोहन, ओके। रोहन रंजीत के साथ एयरपोर्ट पहुंचता है। थोड़ी देर रोहन इंडिया से जा चुका था। आर्यन तक ये खबर पहुंच जाती है। आर्यन वैसे अभी पूरी तरह से रिलैक्स फील नहीं कर रहा था, पर सेजल के लिए खुश था। रात को आर्यन ऊपर रूम में जाता है। सेजल को रूम में ना पाकर वो छत पर जाता है। सेजल छत पर रेलिंग पकड़कर खड़ी हुई थी। सेजल की नज़र आर्यन पर नहीं पड़ी थी। तेज हवा चल रही थी, जिससे सेजल के चेहरे पर उसके बाल आ रहे थे, जो आर्यन को दीवाना बनाने के लिए काफ़ी थे। आर्यन बिल्कुल सेजल के नज़दीक आ गया। सेजल के करीब आकर, यहाँ क्या कर रही हो? सेजल एकदम से घबराकर देखती है तो आर्यन उसकी बगल में बिल्कुल करीब खड़ा था, सेजल नजरें चुराते हुए। ऐसे ही आर्यन आज कुछ अलग ही मूड में था। सेजल के बिल्कुल करीब आकर उसके चेहरे से बाल पीछे करते हुए, आई लव यू सेजल। सेजल शर्माते हुए नजरें नीची कर लेती है। आर्यन अपना सिर सेजल के सिर से मिलाते हुए, कभी तो बोल दो, ये शब्द सुनने के लिए बेताब हूँ। सेजल कुछ नहीं बोलती, उसकी पलकें झुकी हुई थीं। आर्यन हल्का सा झुक सेजल की पलकों पर किस कर देता है। आर्यन ने आज पहली बार ऐसी कोई हरकत की थी। सेजल के पूरे बदन में सरसराहट हो गई। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। आर्यन ने सेजल की पीठ अपनी तरफ कर पीछे से उसकी कमर में अपने हाथों का फेरा बांधकर उसके कंधे पर अपना चेहरा रख दिया। पल भर तो सेजल की सांसें ही थम गईं। आर्यन सेजल के कान में धीरे से, रिलैक्स। सेजल की नजरें अभी भी नीचे ही थीं। आर्यन, इतने करीब आने का हक है। सेजल चुप रहती है। आर्यन ने देख सेजल की कमर से हाथ हटाने लगता है। तभी सेजल नजरें नीचे किए हुए ही आर्यन के हाथों के ऊपर अपना हाथ रख वापस से अपनी कमर में आर्यन का हाथ रख देती है। आर्यन ने देख मुस्कुरा देता है। सेजल और आर्यन ऐसे ही खड़े रहते हैं। आर्यन वैसे ही सेजल के कंधे के ऊपर चेहरा टिकाए पीछे से हक किए हुए, तुमने बताया नहीं, क्या कर रही थी यहाँ? सेजल मुस्कुराते हुए, अच्छा लगता है। आर्यन, तो मेरे ऊपर आने का वेट तो करा करो, अकेले ही आ जाती हो। सेजल मुस्कुरा देती है। सेजल हिम्मत बटोरते हुए, आपसे एक बात पूछूं? आर्यन, बिल्कुल। सेजल, वो वो आर्यन अपना चेहरा सेजल के कंधे से हटाकर सेजल का चेहरा अपनी तरफ करते हुए, सेजल के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थामकर सेजल की आंखों में झांकते हुए, पूछो ना, मुझसे पूछने में कैसा डर? सेजल अपनी नजरें नीची कर, वो आपको मुझसे प्यार कब हुआ? आर्यन ने सुन चौंक कर मुस्कुराते हुए सेजल को देख, ये जानना चाहती हो? सेजल हाँ में सिर हिला देती है। आर्यन, क्यों? सेजल बच्चों जैसे मुंह फुलाते हुए, बताइए ना। आर्यन इधर उधर देखकर एक साइड में बिछे हुए फोल्डिंग बेड की ओर इशारा कर, वहां बैठे, मैं ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता। सेजल हाँ में सिर हिला देती है। आर्यन वहां आकर फोल्डिंग बेड को बिल्कुल दीवार के साथ लगाकर अपनी पीठ दीवार से टिकाकर बैठ जाता है। सेजल भी उसके साथ बैठ जाती है। आर्यन अपनी आंखें बंद कर बैठ जाता है। सेजल ये देख मुंह बनाते हुए आर्यन के कंधे पर अपनी एक उंगली मारती है। आर्यन मनी मन मुस्कुरा देता है। आर्यन वैसे ही आंखें बंद किए हुए, क्या है? सेजल, आप कुछ बताने वाले थे। आर्यन बिना आंख खोले, क्या? सेजल बच्चों के जैसे, मुझे बात ही नहीं करनी आपसे, बोलकर वहां से उठने लगती है। आर्यन झट से सेजल का हाथ पकड़ खींचकर अपने ऊपर बैठा लेता है।
सेजल एकदम से डरी हुई आंखों से आर्यन को देखती है और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। आर्यन सेजल की आंखों में देखते हुए, इन्हीं आंखों से तो प्यार हुआ था पहली नज़र का। सेजल फटी हुई आंखों से आर्यन को देखती है और फिर से आर्यन से हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। आर्यन सेजल के गालों को टच करते हुए, ऐसा ही पल था वो भी जब तुम मुझसे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। सेजल अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश बंद कर देती है और मैं पहली बार में तुम्हारी इन्हीं डरी सहमी आंखों में खो गया था। सेजल अपनी नज़रें नीची कर लेती है। आर्यन सेजल के चिन पर हाथ रख चेहरा ऊपर करते हुए, मैं तो उस दिन तुम्हें इतनी जल्दी जाने भी नहीं देता। वो तो मुझे लगा हल्की सी हंसी के साथ कि तुम रीना हो। अब तो मिल ही लूँगा। सेजल, फिर? आर्यन, फिर क्या? 2 घंटे के बाद जब रीना को देखा तो समझ आया कि तुम रीना नहीं हो। अगले ही दिन तुम्हें ढूंढने फिर गया कॉलेज, वहाँ पर भी नहीं मिली। वो तो भला हो विनय का, जो उसकी वजह से तुम्हारे घर गया और तुम्हारे दीदार हो गए। सेजल मुस्कुराते हुए अपनी नज़रें फिर से नीची कर लेती है। आर्यन बिल्कुल रोमांटिक अंदाज में, हाँ, ये झुकी हुई नज़रें, इन्हीं पर तो फिदा हैं हम। सेजल शर्माते हुए आर्यन के ऊपर से उठने की कोशिश करती है, पर आर्यन उसे और कसकर अपनी बाहों के घेरे में ले लेता है। आर्यन बिल्कुल रूमानी अंदाज में, आज नहीं छोड़ूंगा। तुमने ही अभी थोड़ी देर पहले इतनी नज़दीकियों का हक दिया है। सेजल शर्माते हुए आर्यन के सीने में अपना सिर छिपा लेती है। आर्यन मुस्कुराते हुए सेजल के कंधे की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर उसे हक कर लेता है। दोनों ऐसे ही काफ़ी देर तक रहते हैं। आर्यन को कुछ अजीब लगता है। वो सेजल को खुद से थोड़ा अलग करने की कोशिश करता है तो सेजल सो चुकी थी। वो बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह आर्यन की शर्ट कसकर पकड़कर सोई हुई थी। आर्यन मुस्कुराते हुए सेजल को गोद में उठा लेता है। आर्यन सेजल को नीचे लाकर बेड पर लेटाकर खुद उसके करीब होकर उसे पकड़कर सोने की कोशिश करता है, पर उसे शर्ट के साथ नींद कहाँ आनी थी। सेजल ने आर्यन की शर्ट इस तरीके से पकड़ी थी कि उसके बटन खुल सकते थे। आर्यन ने आराम से अपनी शर्ट के बटन खोलकर पहले एक तरफ से शर्ट उतारकर दूसरी साइड से आराम से शर्ट उतार दी। अब सेजल के हाथ में सिर्फ आर्यन की शर्ट थी। आज तो सेजल ने भी कुछ नज़दीकी की इजाज़त दे दी थी तो आर्यन सेजल को पकड़कर आराम से सो जाता है। अगली सुबह सेजल की नींद खुलती है तो खुद को आर्यन की बाहों की गिरफ्त में पाती है। आर्यन ने आज वेस्ट भी नहीं पहना था तो सेजल को थोड़ा अजीब लगता है। वो आर्यन का हाथ हटाने की कोशिश करती है पर आर्यन ने कसकर पकड़ा हुआ था। सेजल आर्यन को आवाज़ लगाते हुए, उठिए। आर्यन वैसे ही आंखें बंद किए हुए, सोने दो ना। सेजल, आप सो जाइए पर मुझे छोड़िए। आर्यन एक आंख खोलकर सेजल को देख मुस्कुराते हुए वापस अपनी आंख बंद कर लेता है और सेजल को और कस के पकड़ अपने करीब करता हुआ, गुड मॉर्निंग। सेजल घबराते हुए, छोड़िए। आर्यन आंखें बंद किए हुए ही, सो जाओ अभी। सेजल, छोड़िए ना, आपने शर्ट भी। आर्यन सेजल के अनकहे शब्द समझ जाता है। आर्यन आंखें खोल सेजल को देखते हुए, तो तुमने ही तो परमिशन दी है ऐसे सोने की। सेजल आर्यन से नजरें चुराते हुए, बिना शर्ट के सोने की परमिशन दी है, पर आर्यन, डर लग रहा है। सेजल कुछ नहीं बोलती। आर्यन सेजल को छोड़ देता है। सेजल उठकर अलमारी से अपने कपड़े निकाल बाथरूम में चली जाती है। सेजल नहाकर आती है तो आर्यन वापस सो चुका था। आर्यन ने शर्ट तो नहीं पहनी थी पर अपने ऊपर शर्ट डाल रखी थी। ये देख सेजल के फेस पर स्माइल आ जाती है। वो तैयार होकर बाहर किचन में आकर नाश्ता बनाती है। थोड़ी देर में सब उठकर आकर नाश्ता कर अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। सेजल आर्यन का वेट करती है। आर्यन थोड़ी देर में तैयार होकर आता है। डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए, आर्यन, चलो जल्दी खाना लगाओ, फिर तुम्हें कॉलेज भी जाना है। और हाँ, कल मैंने चाची से बात कर ली है। अब तुम बिजी रहती हो तो वो आज रात से खाना भी बनाएंगी। तुम अपना पढ़ाई पर ध्यान दो। सेजल, नहीं, खाना मैं ही बनाऊंगी। मुझे खाना बनाना पसंद है। आर्यन, ठीक है, वो रोज आ जाया करेंगी। जिस दिन तुम ना बना पाओ वो बना देंगी। बाकी तुम उनसे खाना बनवाने में हेल्प ले लेना। सेजल हाँ में सिर हिला देती है। दोनों नाश्ता करते हैं। आर्यन नाश्ता कर नीचे जाने लगता है तो सेजल, आप नाराज तो नहीं है मुझसे? आर्यन चौंकते हुए, क्यों? सेजल नजरें चुराते हुए, वो सुबह शर्ट के लिए। आर्यन हंसते हुए उसके करीब आता है। आर्यन, कहाँ से लाती हो इतना दिमाग? ये कोई बात है बुरी लगने वाली?
मैंने भी रात को इस बात का ध्यान नहीं दिया। मुस्कुराते हुए, अब सारी रोमांटिक बातें रात को करना। चलो जाओ कॉलेज। सेजल आर्यन को अजीब से देखती हुई उसके साथ नीचे जाती है। सेजल के साथ कॉलेज आज अंश गया था। कुछ दिन बाद आर्यन और ऋषभ नीचे अपने केबिन में बैठे किसी के साथ मीटिंग करने में बिजी थे। सेजल ऋषभ की मम्मी के साथ ऋषभ की शादी की शॉपिंग करने गई थी। ऋषभ की शादी थी कुछ दिन बाद। विक्रम भी साथ गया हुआ था। अंश और विवेक ऑफिस में आते हैं। आर्यन और ऋषभ को मीटिंग में बैठा देख दोनों केबिन के बाहर खड़े उनकी मीटिंग खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, अंश और विवेक जल्दी से केबिन में घुस गए। आर्यन दोनों को देखते हुए, क्या हुआ, सब ठीक है? विवेक, भाई, विजय यानी सेजल के चाचा के बारे में कुछ बात करनी है। आर्यन, मुझे नहीं सुननी उसके बारे में कोई बात। विवेक, भाई, सुननी तो पड़ेगी। ये विजय गड़बड़ लग रहा है कुछ। आर्यन चौंकते हुए, गड़बड़? कैसा गड़बड़? अंश और विवेक वहीं चेयर पर बैठ गए। अंश ऋषभ और आर्यन को देखते हुए, भाई, उस दिन उस चाचा ने क्या कहा था? ऋषभ, क्या कहा था? आर्यन अंश को घूरते हुए, हम यहाँ केबीसी खेलने बैठे हैं। अंश, अरे भाई, उसने कहा था ना कि उसे नहीं पता कि वो रोहन कहाँ छिपा था। आर्यन, हाँ तो नहीं पता होगा तभी बोला ना। विवेक, पर भाई, पता चला है कि विजय उन दिनों में लगातार उसी होटल में जा रहा था जहाँ रोहन छिपा था, और रिसेप्शन से पता करने पर पता चला है कि वो उसी रूम में जाता था जहाँ रोहन रह रहा था। यह सुन आर्यन गुस्सा होते हुए, इसे तो मैं ही सीधा करूँगा, मुझसे चालबाजी करेगा। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, इसे तो काटना ही पड़ेगा। ऋषभ आर्यन को शांत करवाते हुए, यार मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, फिर विजय या रोहन का प्लान क्यों बता नहीं आया था? आर्यन गुस्से से दांत भींचते हुए, क्योंकि वो प्लान था ही नहीं। वो हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए प्लान था सबका, ताकि रोहन इंडिया से बाहर जाने का नाटक करे और हम उसे लेकर बेफिक्र हो जाएं, और वो रोहन सेजल को नुकसान पहुंचा सके। विवेक, पर भाई, आपके कहने पर मैंने जब उसके बाप का पीछा किया था तब वो खुद लेकर उसे एयरपोर्ट पहुंचा था। मैं खुद फ्लाइट टेक ऑफ तक बाहर ही था, वो फ्लाइट में बैठा था। आर्यन, कुछ तो करेगा ये, वो इसी शहर में है, छिपकर बैठा हुआ है। मैं अब 100% श्योर हूँ, तभी मेरा मन मान नहीं रहा था। सुन, अब मैं उसको उसी की तरह पकड़ूंगा। इस विजय की एक एक पल की खबर चाहिए, और हाँ, उसके अतीत में जाकर सबूत ढूंढ कि उसी ने सेजल के माँ बाप को मारा है। विवेक, ठीक है भाई। आर्यन गुस्से से टेबल पर हाथ मार, ये तूने बहुत बड़ी गलती कर दी विजय, तूने। अब नहीं बचेगा तू मुझसे। आर्यन ऋषभ से, सेजल कुछ दिन कॉलेज नहीं जाएगी। ऋषभ, पर यार 4 दिन में मेरी शादी है, शादी में तो आएगी ना। आर्यन, हाँ, वहाँ पर सब रहेंगे तो रोहन कुछ नहीं कर पाएगा। बस सेजल को अकेले नहीं छोड़ना एक पल के लिए भी। विवेक और अंश, ठीक है भाई। ऋषभ आर्यन को देख मुस्कुरा रहा था। आर्यन, क्या बात है, मुझ में कलजी दिख रही है क्या? ऋषभ, यही कि जनाब के तेवर बिगड़ रहे हैं। आर्यन, देख साफ साफ बोल, दिमाग का दही मत कर। अंश, भाई, आपने आज पहली बार शांति से काम लिया, आपने अपने गुस्से पर कंट्रोल रखा आज। आर्यन, हाँ यार, बात मेरी सेजल की जो है, यहाँ बात गुस्से से नहीं होगी ना, दिमाग से ही इस विजय की करतूतों का पर्दाफाश करेंगे अब तो, क्योंकि आगे के सब आर्यन के हलक में ही अटक जाते हैं। जब उसकी नज़र सामने दरवाजे पर खड़ी सेजल पर पड़ती है, उसके आंसू लगातार बहे जा रहे थे, जो इस बात को बयान कर रहे थे कि उसने सारी बातें सुन ली हैं। आर्यन सेजल को देख उसके पास जाता है, पर सेजल 1 मिनट की भी देरी किए बगैर ऊपर रूम में भागकर चली जाती है और अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। पीछे पीछे आर्यन भी जाता है। आर्यन दरवाज़ा नॉक करते हुए, सेजल प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। सेजल दरवाजे के पास रोते हुए बिल्कुल सटकर बैठी हुई रो रही थी। सेजल कोई जवाब नहीं देती। आर्यन दरवाज़ा पीटते हुए, सेजल प्लीज़ खोलो ना दरवाज़ा। सेजल रोते हुए, आप प्लीज़ थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए। आर्यन, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, खोलो दरवाज़ा। सेजल, प्लीज़ जाइए ना। सेजल रोते रोते अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। आर्यन, प्लीज़ सेजल, खोलो ना। सेजल रोते हुए, क्यों करते हैं आप ऐसा? आपको सब कुछ पता होता है, फिर भी आप मुझे नहीं बताते। क्यों मेरे पापा मम्मी की हकीकत मुझसे छिपाई आपने? क्यों? आर्यन, सेजल, तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता बच्चे।
सिर्फ इसलिए नहीं बताता। प्लीज खोलो ना, देखो दरवाजा खोलो, फिर बात करते हैं। सेजल जब आर्यन के मुंह से अपने लिए बच्चा सुनती है तो उसे बहुत अपनेपन का एहसास होता है, जैसे कभी उसके पापा बुलाते होंगे। सेजल फूट फूट कर रोने लगती है। आर्यन, सेजल प्लीज खोलो ना, देखो वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। सेजल रोते हुए दरवाजा खोलकर वहीं दरवाजे के पास वापस बैठ जाती है। आर्यन सेजल को वहां से गोद में उठाकर एक तरफ पड़े सोफे पर बैठा, उसी के पास बैठकर उसके आंसुओं को पोंछते हुए, मैं इसलिए कुछ नहीं बताता तुम्हें, तुम्हें तकलीफ होती है तो मुझे भी तकलीफ होती है। सेजल, क्यों किया चाचा जी ने ऐसा? क्या बिगाड़ा था हमने उनका? मम्मी पापा को क्यों मारा उन्होंने? बोलकर आर्यन के गले लग बहुत रोती है। आर्यन भी अपने आंसू कंट्रोल नहीं कर पाता। आर्यन सेजल का सिर सहलाते हुए, बस अब मत रो, मुझे पता है माँ बाप के ना होने से क्या तकलीफ होती है। मैंने भी खोए हैं माँ बाप। फर्क बस इतना है कि मुझसे मेरे माँ बाप को हालातों ने अलग किया और तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारे चाचा ने। मुझे प्यार मिला पर तुम प्यार को तरसती रही। सेजल कुछ नहीं बोलती, वो बस आर्यन को हक किए रोए जा रही थी। आर्यन उसका सिर सहलाता है। सेजल बस रोए जा रही थी। उसने आर्यन को बहुत कसकर पकड़ा हुआ था, जैसे आर्यन उसे छोड़कर ना चला जाए। आर्यन सेजल का सिर सहलाया जा रहा था। सेजल प्लीज रो मत, प्लीज बच्चा चुप हो जा। सेजल आर्यन की तरफ देखती है। आर्यन उसके आंसू पोंछता है। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें हर्ट किया है, पर मैं सच्चाई बताकर तुम्हें तोड़ना नहीं चाहता था। मैं उस विजय को वो सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। सेजल, मुझे नहीं सिखाना किसी को सबक। आर्यन सेजल का चेहरा अपने हाथ में लेते हुए, अपने मम्मी पापा के कातलों को ऐसे ही छोड़ दोगी? सेजल, पर उन्हें तकलीफ होगी तो दादी को भी तकलीफ होगी। आर्यन, नहीं होगी। अगर उस विजय को पछतावा होता तो शायद मैं एक पल के लिए छोड़ भी देता, पर अब नहीं, अब उसे भुगतना होगा अंजाम। सेजल आर्यन के पैरों पर सिर रखकर लेट जाती है। आर्यन उसका सिर सहलाता है। सेजल रोते हुए, क्यों, क्यों किया चाचा ने ऐसा? पापा तो सगे भाई थे ना उनके, क्यों मारा उन्हें? बचपन से आज तक सिर्फ दादी का ही प्यार मिला है। मम्मी पापा क्या होते हैं, प्यार क्या होता है, इन सब के लिए तरसी हूँ, सिर्फ चाचा की वजह से। जब आपके साथ होती हूँ तो लगता है कोई है जिसके लिए मैं कुछ हूँ। आर्यन, अपने आंसुओं को कंट्रोल कर। कुछ नहीं, बहुत कुछ हो तुम सेजल, तुम्हारे हर आंसू का बदला लूंगा उनसे। सेजल आर्यन की तरफ एक उम्मीद भरी नज़र से देखते हुए, ऐसे ही प्यार करेंगे? आर्यन सेजल के आंसू पोंछ सेजल के चेहरे की तरफ झुक उसके माथे पर किस करते हुए, इससे भी ज्यादा। सेजल वैसे ही लेटे लेटे, पता है, अभी जब आपने मुझे बच्चा कहा ना तो लगा कि मैं सच में एक बच्ची हूँ जिसे उसके पापा ऐसे ही बुलाते होंगे। आर्यन, तो तुम तो हो ही बच्ची, जब देखो तो बच्चों जैसा मुंह फुला लेती हो। तभी शायद मैंने बच्ची बोला, पर वादा करता हूँ तुम्हें अब कभी भी किसी के भी प्यार के एहसास की कमी नहीं होने दूंगा। सेजल ऐसे ही आंखें बंद कर लेती है। आर्यन को तसल्ली होती है कि सेजल का थोड़ा तो माइंड डाइवर्ट हुआ। सेजल ऐसे ही आर्यन की गोद में सो जाती है। आर्यन जब देखता है कि सेजल सो गई है तो वो भी पीठ टिकाकर बैठ वो भी आंखें बंद कर लेता है। आर्यन मन में, तुम सच में बच्ची हो सेजल, बिल्कुल साफ मन, जिसे उस कमीने को सजा दिलाने से ज्यादा दादी की चिंता है। हर बात जल्दी मान जाती हो। तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हें जो लाड प्यार नहीं मिला वो तुम्हें दूंगा। तुम्हारे चेहरे पर बस खुशियां ही खुशियां होंगी। बच्ची फिर आंखें बंद किए हुए ही हल्का सा मुस्कुरा देता है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।